दोस्तों नमस्कार। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक। तो आज हम भूकंप से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। साथ ही हम जो PYQ होती है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक का शाब्दिक करते हैं भूमि का कंपन, जिसका तात्पर्य भूमि के भीतर होने वाला कंपन या हलचल से होता है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है। याद रखिएगा आप लोग कि जो भूकंप की सारी प्रक्रियाएं होते हैं वो कहीं ना कहीं भूकंपी तरंगों के आधार पर ही होते हैं। भूकंपी तरंगों का निर्माण के कारण पृथ्वी की अवस्था में परिवर्तन होने लगता है और इस परिवर्तन को भूकंप कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है उसकी जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन जब होने लगे तब हम क्या कह सकते हैं कि वो भूकंप है। विज्ञान की जिस शाखा में भूकंप का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को सिस्मोलॉजी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भूकंपों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। वहीं भूकंप को मापने की जो इकाई होती है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ या भूकंप मापी। भूकंप के प्रमुख कारण क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहला कारण है ज्वालामुखी का विस्फोट होना। ज्वालामुखी विस्फोट किसी क्षेत्र में भूकंप होने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण निकटवर्ती क्षेत्रों की भूमि पर हलचल या कंपन उत्पन्न होता है जिसे भूकंप कहा जाता है। तो पहला कारण क्या है? ज्वालामुखी की क्रिया। दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी अपने जन्म के बाद से सिकुड़ रही है, जिसकी वजह से ही इसकी विभिन्न परतों में भी कई परिवर्तन देखे जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह सिकुड़ने पर वह अपनी अवस्था में परिवर्तित होने लगती है और जिससे भूमि के आंतरिक भाग में कंपन होने लगता है, जिससे ऊपरी सतह हिलने लगती है और भूमि कई खंडों में विभाजित होने लगती है। भूमि का कई खंडों में विभाजित होना भी भूकंप कहलाता है या भूकंप के आने की संभावना ज़्यादा रहते हैं। तीसरा कारण है वो जलीभार है। नदियों पर बांध बनाकर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाने के कारण जल चट्टानों में अपना प्रभाव डालने लगता है, जिससे चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है और दबाव बढ़ने के कारण उनकी जो धरातली उनका जो बेस होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है और इन परिवर्तनों से भूमि में क्या होता है? हलचल होता है। यानी कि प्रेशर पड़ने से क्या होता है? हलचल होने लगती है, जिससे तीव्र भूकंप की संभावनाएं बन जाती हैं। आपका चौथा कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। तो पृथ्वी के पटल को प्लेटों का बना हुआ माना गया है। ये प्लेट सरकती रहती हैं और कभी कभी दूसरी प्लेटों से टकराती भी है और इन प्लेटों के टकराने से भी भूकंप आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप यदि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़े होंगे, स्टडी किया होगा, तीन प्रकार की होती हैं आपके यहीं। जैसे ये प्लेट है, एक प्रकार तो ये हो गया कि दोनों प्लेटें आमने सामने की ओर गति करती हैं, तो जो भारी प्लेटें होगी वो हल्की प्लेट से टकरा करके ही और नीचे की ओर मूवमेंट कर जाएगी और ये ऊपर की ओर। इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला जो आपका स्थान देख रहे हैं तो यहाँ पे ही क्या होगा? भूकंप आने और ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। वहीं आपका जो दूसरे प्रकार की प्लेट होती है, जैसे ये प्लेटें हैं और फिर ये क्या करती हैं कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में ही गति करती हैं। ये प्लेट एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो यहाँ पे ही क्या है? स्पेस मिल जाने के कारण यहाँ से ही ज्वालामुखी और भूकंप दोनों क्रियाएं होने लगेंगी। और तीसरी प्रकार की जो प्लेट होती है वो आपका ये है जो भ्रंशन की क्रिया को उत्पन्न करती हैं। जैसे ये दोनों प्लेटें हैं तो ये आपस में एक दूसरे से न तो आमने सामने गति करती हैं और ना ही विपरीत दिशा में, बल्कि ये क्या करती हैं? ऊपर नीचे की ओर खिसक जाती हैं। इससे क्या होता है कि भ्रंशन का उत्पत्ति होता है, यह भ्रंशन का निर्माण होता है, भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो जो भूकंप के कारण है उनमें से हमने देखा
कि सबसे पहला ज्वालामुखी विस्फोटक है। बड़े बड़े नदियों में बांध बना करके जलाशय का निर्माण करना भी प्रमुख कारण है। जलीभार है और प्लेट टेक्टोनिक्स इसके मेन कारण है। आइए देखते हैं अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर क्या होता है और आपका जो फोकस होता है यानी कि भूकंप का जो केंद्र होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भूकंप केंद्र फोकस क्या है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग, याद रखिएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित वह क्षेत्र होता है जहां से भूकंपी तरंगे मुक्त होती है, भूकंप का केंद्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि धरातल का वह स्थान जहां पे सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का उत्पन्न होना, तो वो क्या कहलाता है, आपका भूकंप केंद्र या फोकस बिंदु कहलाता है। वहीं बात करें अधिकेंद्र का, यानी कि एपिसेंटर का, तो इसमें देखिए यह पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान होता है जहां भूकंपी तरंगे सर्वप्रथम पहुंचती हैं। यह भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। भूकंप के कारण सर्वाधिक विनाश इसी क्षेत्र में होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये आपका मान लीजिए ये धरातल है, ये वाला पार्ट, और ये क्या है, धरातल के निचले स्तर है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का उत्पन्न होना, तो ये क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र या फोकस। और यही चीज जो है आपकी धरातल में यदि प्रदर्शित हो रही है, सर्वप्रथम जहाँ पे भूकंप की तरंगे महसूस की जाती हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं या एपिसेंटर कहते हैं। आइए देखते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में डिटेल से। तो भूकंपी तरंगों को मुख्य रूप से ही 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और लो वेव्स, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक तरंगे जो होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, और कुछ तरंगे भी इन्हें कहते हैं, और पहला तरंगे भी होती हैं। इस तरंग की औसत गति क्या होती है, इस तरंग की औसत गति 8 से ही 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। वहीं ये तीनों माध्यम में चल सकती हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती हैं। क्षति सबसे कम होती है, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे भी कहते हैं। और आइए देखते हैं अब हमारा जो सेकेंडरी वेव्स है यानी द्वितीयक तरंगे जो है, इसे एस तरंगे भी कहते हैं। इस तरंग की औसत गति जो होती है वो 4 से ही और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में ही गति करती हैं, और ये इससे जो क्षति होती है इनसे वो औसत मात्रा में होती है, यानी कि न बहुत ज़्यादा होती है और न बहुत कम होती है। देखते हैं जो तृतीयक तरंगे होती हैं, इन्हें लव वेव्स कहते हैं, क्योंकि एच.डी. लव ने इनकी खोज की थी। और इन तरंगों की गति जो होती है 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है, और ये धरातली तरंगे कहलाती हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, तो याद रखेंगे। और इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो ये तरंगे थी जो 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तृतीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे को प्राइमरी वेव्स, द्वितीयक को सेकेंडरी वेव्स और तीसरे को लव वेव्स कहते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्षति होती है वो होती है आपके तृतीयक तरंगे, यानी कि जिन्हें धरातली तरंगे भी कहते हैं, जो अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे भी इन्हें कहते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की तटीय भाग, पश्चिमी भाग, और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का पार्ट, और फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। ये पार्ट जो होता है ये वह भाग है जहाँ पे 75% ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं और 63% आपके भूकंप की क्रियाएं होती हैं। तो विश्व की सर्वाधिक भूकंपी वाला क्षेत्र है वो है पैसिफिक ओशियन का एरिया, जहाँ पे ही लगभग 4
साइड से ही आपका जो प्लेटें हैं वो जुड़ी हुई हैं और बीच में एक छोटी प्लेट है जिसे फिलीपींस प्लेट कहते हैं। तो ये जब आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे ज्वालामुखी के साथ साथ भूकंप की भी क्रियाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। अगला है आपका, ये एरिया देख पा रहे होंगे जो अटलांटिक महासागर के एरिया है, यहाँ भी हल्के फुल्के मात्रा में भूकंप आते हैं। फिर आपका यूरोप महाद्वीप और एशिया के बीच वाला पार्ट में ये देख सकते हैं, यहाँ पे ही 21% भूकंप क्षेत्र आती है, ठीक है। और यही मध्य अटलांटिक पेटी में ही क्या है आपका 16%। तो आप याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा भूकंपी वाला एरिया है वो पैसिफिक ओशियन 63%। फिर दूसरा है आपका यूरोप और एशिया का बीच वाला पार्ट, ये जहाँ पे है 21%। और फिर ये आप देख पा रहे हैं अटलांटिक महासागर का एरिया जहाँ पे ही 16% आपके भूकंप आते हैं, ये भूकंपीय क्षेत्र हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है कि जब भूकंप आने की संभावना रहती है तो वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो आप याद रखेंगे कि रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, भूकंपी तरंगों की जो तीव्रता है वो किस यंत्र से मापी जाती है। यानी कि जो भूकंप के क्षति को मापने की इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, भूकंप मापीय। इसके 3 स्केल हैं। सबसे पहले मार्केली स्केल, राशिफेरल स्केल। तो पहले देखते हैं अपन रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने में उपयोगी है। यह एक पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से 9 तक होता है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखती है। तो 2 इकाइयों के बीच में ही कितने का डिफरेंस रहता है, 10 का। वहीं बात करते हैं मार्केली स्केल की, तो वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित नहीं है ये। और वहीं राशिफेरल स्केल, ये क्या है, इसमें 1 से 11 तक का आपका पाठ्यांक होते हैं, ठीक है। तो ये रहा स्केल। तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नंबर 1 है आपका, भूकंप केंद्र यानी फोकस वह स्थान होता है जहां धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थित स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट जाते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि आपका जो धरातल के निचले भाग में है या आंतरिक भाग के हैं जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं, फोकस या भूकंप केंद्र कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर यानी कि धरातल पर उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मतलब आपकी जो वेव्स होते हैं उनकी पहचान की जाती है या महसूस की जाती है, उसे एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी भूकंप तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। तो आपको पता है कि तृतीयक यानी लॉन्ग वेव्स या लब वेव्स जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घटना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान, क्या है, भूकंप विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाती है। तो रेडॉन गैस की। दोस्तों पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुकी है। क्वेश्चन है, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। तो ये भूपृष्ठ का वह बिंदु जहां पहला झटका अनुभव किया जाता है, यानी कि सर्वप्रथम धरातल में महसूस किया जाता है कि भूकंप आने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं तो जो आपके तृतीयक तरंगे होती हैं यानी कि लॉन्ग वेव्स जिसे कहते हैं वो आपके तृतीयक तरंगे होती हैं, इन्हें धरातली तरंगे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतह पर
भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु को क्या कहा जाता है? तो एपिसेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि 6.5 है ना रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता थी, या फिर 4.5 था, ऐसे करके ही आप सुने होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखे ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वाधिक 63% भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो आपको ध्यान होगा कि प्रशांत महासागरीय पेटी, जो कि इस टाइप से ही बना हुआ है, यहाँ पे 63% आपके भूकंपीय क्षेत्र हैं। वही अगला क्वेश्चन की बात करें, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो भूकंप से संबंधित थी, और इसमें हमने भूकंप के वो सारे पहलुओं को कवर किया है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको भी हमने यहाँ पे ही देखा। तो दोस्तों बने रहिए स्टडी विथ वीएल सर के साथ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने तैयारी को और अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।